आप सभी को। बच्चों, यूपीआर को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी बच्चों के बहुत सारे डाउट देखने को मिल रहे हैं। जिसमें शादीशुदा महिलाएं हैं वो कैसे क्या करेंगी, और जाति प्रमाण पत्र किसका कैसे किस हिसाब से भरा जाएगा, प्रमाण पत्र अगर आपका पहले का बना हुआ है तो वो कब तक मान्य होगा। इस प्रकार के भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के जो प्रश्न हैं आप लोगों के, जो डाउट हैं आप लोगों के, हम आज उनको मतलब मैंने एक जरिया निकाला है कि चलो मैं देख पाती हूँ जितना मेरी जानकारी में है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी सामने देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मैंने इसका प्रॉपर जो है वो पढ़ा है, इसके बारे में जाना है। आप लोग बस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो भी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सवाल है आपका, पहले उसको सुन लेते हैं। तो आपका जैसे अगर हम लोग EWS की बात करें, ठीक है बच्चों, EWS की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र होता है उसका ये नियम होता है कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल ईयर पे। चलिए, यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें लिख करके भी बता दूंगी तो आपको हो सकता है समझने में आसानी हो। अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने EWS की बात की है। तो इन आप लोगों का जो बच्चे EWS कैंडिडेट हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इसकी जो जारी होने की तिथि है आपकी, वो कितनी होनी चाहिए? आपकी जो जारी होने की तिथि है वो आपकी 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 25 या उसके बाद। लेकिन आपको जो विशेष तौर पे बात याद रखनी है, जो इसकी आवेदन की जो तिथि है वो आपका जो फॉर्म भरने की तिथि है उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और आवेदन की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग इसके वित्त वर्ष की यानी कि फाइनल ईयर की बात करते हैं तो जो आपकी आय होती है यानी कि जो आपकी टोटल इनकम होती है उसका इसमें अंकित होना अनिवार्य होता है। जैसे कि जो भी फाइनेंस जब आप अपना इस तरीके का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको उसमें अपनी फाइनेंशियल इनकम भी डालनी पड़ती है कि आपके घर में परिवार में जो फाइनेंशियल इनकम आ रही है वो क्या आ रही है, तो वो इसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, और जो आपकी जारी होने की तिथि है वो मैंने बता दी, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की भी हो सकती है। लेकिन जैसे कि आपका जो फॉर्म भरने की जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसके पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, और आपको जैसे विशेष रूप से, वैसे तो ये बात विशेष रूप से लागू ध्यान रखने वाली जो बात है वो है OBC कैंडिडेट के लिए या फिर SC ST पर देख लेते हैं। तो चलो, EWS वालों का डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, आपके प्रमाण पत्र का नियम आपको पता चल गया। आपका फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिपेंड करता है और जारी होने की जो तिथि है आपकी वो 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, के बाद कभी की भी हो सकती है। लेकिन जो आपके फॉर्म भरने की आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले का होना चाहिए। और आपका इसमें जो वित्त ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके प्रमाण पत्र पर आपकी आय जो होती है 24-25 मतलब 2024 और 2025 की अंकित होना अनिवार्य है। 2026 से कोई भी मामला लेना देना नहीं रहने वाला है। SC ST की अगर हम लोग बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की, तो प्रमाण पत्र की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। अगर आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने 2019 में भी अपना प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो वो आपका मान्य है। कैसा है? आपका वो मान्य है। ठीक है, आप लोगों के प्रमाण पत्र की कोई भी अंतिम तिथि नहीं होती है, बस एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये होती है कि प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो लेकिन सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आपने मान लीजिए अपना बनवा रखा है प्रमाण पत्र लेकिन वो सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाई नहीं है तो फिर वो आपका मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका सरकार के पोर्टल पर वेरीफाई है तो आपका प्रमाण पत्र कितना भी पुराना क्यों ना हो। ठीक है, और SC ST वर्ग के आरक्षण में पारिवारिक आय का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, आपके परिवार में कितनी आय क्या आ रही है तो आपको उसका आपकी फाइनेंशियल इनकम से या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। ऑल राइट, तो आई होप सो कि SC ST को अपने जाति प्रमाण पत्र से लेकर के जो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग OBC की बात कर लेते हैं। OBC,
तो ओबीसी का प्रमाण पत्र जो है उसकी जो अवधि होती है, यानी कि जो उसका वैलिडेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका टाइम पीरियड होता है, वो आपका 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल तक ही वैध माना जाता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जो ओबीसी आरक्षण होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो लगातार 3 वर्ष में पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख से कम होने के नियम पर ही निर्भर करती है। अगर आपकी जो, जैसे इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी 2 लेयर मानी जाती हैं, ठीक है, तो जब आप लगातार 3 वर्षों में परिवार की आय जो है वो 8 लाख से कम है, तो ही आपका ये होता है, मतलब जारी होता है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। इसके अलावा जब अगर आपकी परिवार की इनकम जो है वो 8 लाख या 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है, तो ये क्रीमी लेयर में आ जाता है। लेकिन जो मुख्य बात की जाए तो जो इसकी अवधि होती है, जो इसका वैलिडेशन टाइम पीरियड होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष का होता है। अगर 3 साल से पुराना प्रमाण पत्र है तो वेरीफाई हो सकता है, लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आप नया बनवा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? मान लीजिए आपने 2022 में अपना बनवाया था प्रमाण पत्र, ठीक है, अब 23, 24 और 25, 3 साल की आपकी जो अवधि थी वो तो पूरी होने को आई है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप उसको फिल नहीं कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो, लेकिन उसको फिल करने में रिस्क रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, जैसे कि SC ST में था कि कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि EWS में था कि जो अंतिम तिथि, मतलब जैसे कि जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो क्या होता है कि आप 7 दिन के अंदर बन जाता है, लेकिन जो आपके यूपी टेट की अंतिम तिथि है आवेदन की, उससे पहले का होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा आराम से बनवा सकता है उसको अभी EWS का। लेकिन जो OBC होते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, 2022 में बनवाया, 23 में बनवाया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मेरे तो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उसको फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसे फिल नहीं कर सकते, लेकिन उसको फिल करने में रिस्क रहता है, दिक्कत रहती है। ठीक है, और भविष्य में यही दिक्कत ना हो इसलिए आप नया बनवा ली तो आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, वो आता है स्टेट और सेंट्रल, कि मतलब कौन सा प्रमाण पत्र जो है वो हमें भरना चाहिए। तो बच्चों, स्टेट और सेंट्रल की अगर हम लोग बात करें तो अभी बहुत सारे बच्चों ने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया है, और अब बहुत सारे बच्चे यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे। तो सीटेट जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे आ जाता है। सेंट्रल लेवल का मतलब हो जाता है कोई भी कैंडिडेट जो अदर स्टेट का है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का माना जाता है। ठीक है, यूपी टेट का मतलब हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का मतलब है कि इस वैकेंसी को कोई भी कैंडिडेट जो यूपी का भरेगा तो वो सेंट्रल का अपना थोड़ी रिजल्ट लगाएगा। अब भाई मान लीजिए कि आप तो यूपी के हैं, ठीक है, अब आप झारखंड में या कहीं दूसरा टेट देने जा रहे हो तो आप वहाँ पे एज अ जनरल कैटेगरी ही तो लिए जाते हैं। तो बाहर वाला सदस्य यहाँ पर आकर के लगाएगा तो वो एज अ जनरल कैटेगरी का ही लगाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका यहाँ पर स्टेट का लगना होता है। ठीक है, तो आप जिन बच्चों के मन में ये सवाल है कि स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का लगेगा, तो बच्चों स्टेट का लगेगा, क्योंकि ये जो आपकी परीक्षा है ये आपकी स्टेट परीक्षा है, ये कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, इफ़ ओबीसी इज सेलेक्टेड चूज ओबीसी लेयर क्रीमी और नॉन क्रीमी। मैंने अभी आप लोगों को नॉन क्रीमी में बताया है कि जो आपकी पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए लगातार 3 वर्षों में। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी एंड स्टेट ऑफ इशू, मतलब आप किस राज्य से हैं, कैसे आपको वो आपका इशू हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के आई होप सो कि प्रमाण पत्र को लेकर के जो भी मन में डाउट रहे होंगे वो हमने आपके अच्छे से क्लियर किए हैं। आप लोगों ने उस वाली वीडियो में बच्चों वाकई में बहुत प्यार दिया था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये आउट ऑफ बियॉन्ड इमेजिनेशन हो रखा था मेरे। लेकिन आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट देख करके मैंने, मुझे जहाँ तक मैं पता कर सकती थी वहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की है। इसी में साथ में बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होंगे, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां ऐसी बैठी होंगी जो ये जानना चाहती हैं कि मैम हम तो मैरिड हैं, हम क्या करें, है ना। क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे थे जो लड़कियां कह रही थी कि मैम हम मैरिड है, हम क्या करें। मैंने खुद ये कोशिश की है कि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ऐसा ना रहे कि जिसको मैं रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ। मैंने ऑलमोस्ट मैंने सारे ही लोगों को रिप्लाई किया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैरिड लड़कियों को, मैरिड वुमेंस को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो
बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आपको अपने 10th के अकॉर्डिंग ही भरना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एक आइडेंटिटी आपको ऐसी रखनी है जो आप अपने 10th के हिसाब से ही फिल करें। और इन केस अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी 10th की डिटेल फिल करो। देखो, आधार कार्ड नंबर नहीं बदलता है, आपका मिसमैच होगा तो आपका नेम मिसमैच होगा। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ, ये देखो। ठीक है, आप क्या करो, आप कोई बात नहीं, आप मान लीजिए अपने भाई शादी से पहले आप एक्स थी, शादी के बाद आप वाई हो गई हैं। ठीक है, आप अपने 10th के हिसाब से पूरी की पूरी मैच डिटेलिंग फिल करो। देखो, मिस मैच में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि आपका फादर का नेम आपकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड से मैच नहीं करेगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड नंबर तो सेम ही रहने वाला है। तो ऐसे केस में आप ड्यू टू किस वजह से, आप हस्बैंड नेम है ना, आपके हस्बैंड का नाम आपके आधार में आ गया है, सिर्फ यही तो इशू रेज होगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को फिल कर देंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फिल्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आईडी डिटेल्स। ऑल राइट, मैंने मतलब बहुत ही, मैंने इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत पता कर लिया था अच्छे से। ठीक है, और आपको यही करना है, आप यहाँ पर ये कर देंगे तो इन फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आईडी डिटेल्स। और जब आप अपना OTR आगे की तरफ ले जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पर आपको आपके हस्बैंड का नेम, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जहाँ पर आपका पिता का नाम जहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा, वहीं आपका हस्बैंड का नेम मैच कर जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के अपने थंबनेल में ये बात बोली थी कि मैं उन बच्चों को भी ये चीज़ क्लियर करके जाऊंगी। ठीक है, हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बताने का था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में अगर आप लोगों से बोला था तो मैं अपने वादे पर देखो खरी उतरी हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, मुझे पता है बहुत से बच्चे इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि मैम प्लीज़ आप कुछ तो हमें बताइए। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एज पर 10th ही आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, आपको डिटेलिंग देनी है। और आपने जैसे ही आपका मिसमैच आएगा वैसे ही आपको इस टाइप का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर टिक कर देंगे और आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, आई होप सो अब किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, बट रह गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर लिखिएगा। हम आपकी डाउट्स को रिप्लाई करके भी सॉल्व करते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर एक ऐसा वीडियो भी बना देते हैं। थैंक यू बच्चों।